नमस्कार। के दुबे पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस की ओर से नवरात्र की कोट कोट शुभकामनाएं। ये कालखंड भगवती का कालखंड है और इस कालखंड में तपस्या, शिक्षा, संगीत, ज्योतिष, इन सभी का सीखने का समय है। और जब आप कुछ सीखते हैं तो पता नहीं कब, कहाँ और किस परिस्थितियों में आपके लिए कल्याणकारी, आपकी जीविका का साधन बने। मैंने सोचा कि जिंदगी का उत्तरार्ध है। जो कुछ भी मैंने 55 वर्षों में ज्योतिष में सीखा, विभिन्न आचार्यों के कृपा से, अनुभव से, वह सब कुछ आपके साथ शेयर करूं, जिससे आप भी सीखें और ज्योतिष को एक मजबूत स्थिति प्रदान हो। क्योंकि ज्योतिष में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ज्योतिष से परे और ज्योतिष को नुकसान पहुंचाने वाली है। उन्हें भी चाहिए कि ज्ञान को प्राप्त करें ताकि वो अपनी प्रतिष्ठा और ज्योतिष की प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखें। जब आपके सामने कुंडली होती है तो कोई व्यक्ति नहीं होता है। व्यक्ति बाहर भी हो सकता है और व्यक्ति लेकर के भी आ सकता है। उस कुंडली में ऋणात्मक और धनात्मक बिंदुओं को आपको ढूंढना है कि किस लग्न में कौन सा ग्रह कारक है और कौन सा ग्रह अकारक है। कारक ग्रह की क्या स्थिति आपकी कुंडली में और अकारक ग्रह की क्या स्थिति कुंडली में। उदाहरण के लिए 13 अगस्त 1946 को भारत की अंतरिम सरकार बनी है। उस दिन किसी का जन्म हुआ और ठीक उसी समय वृषभ लग्न में जन्म हुआ। लग्न में राहु, दसम स्थान पर चंद्रमा। और जब आप किसी की कुंडली देखते हैं तो सबसे पहले लग्न देखिए, लग्न की क्या स्थिति है, लग्नेश की स्थिति क्या है, उसमें शारीरिक और मानसिक क्षमता कितनी है, ये लग्न से ही पता चलेगा। और चंद्रमा दैनिक जीवन में जो तमाम सारी घटनाएं घटती हैं, जिसे आम भाषा में गोचर कहा जाता है, गोचर को देखने के लिए चंद्रमा की आवश्यकता होती है। जिस राशि पर चंद्रमा बैठा होगा वही आपकी जन्म की राशि हो जाती है। इसमें दसम स्थान पर यानी कुंभ में चंद्रमा बैठा है, तो कौन कुंभ में, किस नक्षत्र में कुंभ में चंद्रमा आएगा, यानी सतभिषा नक्षत्र में कुंभ में चंद्रमा आया। तो सतभिषा का स्वामी क्या हुआ? राहु। राहु जब स्वामी हुआ, और राहु की स्थिति क्या है? लग्न में, यानी जन्म के समय ही राहु आ गया।
लग्न में जिस व्यक्ति के राहु आ गया तो उस स्थान का छूटना तय है। जन्म होता है जातक का, और जन्म के साथ चंद्रमा अकेला 10वें स्थान पर है, यानी पिता की संपत्ति में कुछ भी नहीं मिलना है। पिता की संपत्ति में जब कुछ नहीं मिलना है या परिस्थितियों बस पिता की संपत्ति का त्याग करना पड़े, यानी तब भी आपको कुछ नहीं मिलना है। राहु वृष लग्न में यानी शुक्र की राशि में है, और शुक्र कहाँ है? पंचम स्थान पर, कन्या का, यानी अपनी नीच राशि पर है। तो ऐसे जातक के संतान, पहली संतान लड़की होगी। जब उससे आप कहेंगे जातक से कि आपकी पहली संतान लड़की हुई, तो कहेगा हाँ। दूसरा स्थान कि आपका जहाँ जन्म हुआ वो हमेशा के लिए स्थान छूट गया राहु की महादशा में, वो कहेगा हाँ। राहु की महादशा में 10वें स्थान पर चंद्रमा है, तो पिता का साया भी जाना चाहिए, पिता की मृत्यु भी हो जानी चाहिए थी। बोले हाँ। और काफी संघर्षपूर्ण स्थिति रही होगी, आर्थिक स्थिति भी काफी अच्छी नहीं रही होगी, संघर्ष की स्थिति रही होगी। ये सब कुछ आपने केवल लग्न से और चंद्रमा के माध्यम से जान लिया। 7वें स्थान पर केतु है, क्योंकि ये 180 अंश पर ही रहेगा। राहु और केतु हमेशा 180 अंश पर रहेंगे, और ये हमेशा वक्री होते हैं, इनकी गति हमेशा वक्री गति रहती है। सूर्य और चंद्रमा की गति कभी वक्री नहीं होती है, बाकी ग्रह वक्री हो सकते हैं। वक्री ग्रह अधिक बलशाली हो जाता, और कभी भी ये आप मत सोचिए कि किसी कुंडली में अगर 4 ग्रह, 5 ग्रह, 3 ग्रह उच्च राशि की हैं तो बहुत अच्छी कुंडली होगी। लग्नेश का, पंचमेश का और भाग्येश का क्या संबंध है, ये कुंडली की सफलता पर निर्भर करता है। और चंद्रमा की स्थिति कैसी है, ये मानसिकता पर स्थित करता है। चंद्रमा आपके मन पर नियंत्रण करता है। मन कितना बलशाली होगा, मन कितना कमज़ोर होगा, मन कितना प्रभावशाली होगा, कितनी आपको छोटी छोटी बातों पर घबराहट होगी, कितनी सामाजिक परिस्थितियाँ, विपरीत परिस्थितियों में फेस करने की क्षमता होगी, या नर्वसनेस के शिकार होंगे, पागलपन के शिकार होंगे, ये सब कुछ चंद्रमा की स्थिति पर। इसके साथ साथ चंद्रमा लोकप्रियता देता है, क्योंकि चंद्रमा जनता का कारक ग्रह है, तो लोकप्रियता देगा, तो लोकप्रियता देगा, बदनामी देगा, अपयश देगा, क्या देगा, ये भी तो उसी से जुड़ा हुआ सवाल है। तो चंद्रमा का अध्ययन आपको अपनी कुंडली में विशेष रूप से करना होगा। लग्नेश का अध्ययन आपको अपनी कुंडली में विशेष रूप से करना चाहिए। अगर ऐसा आप करने में सक्षम होते हैं तो आपको फलादेश करने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी, और आप एक सक्षम व्यक्ति निष्पक्ष ज्योतिष को पटल पर रखेंगे, सामने वाले को भी लाभ मिलेगा और आपकी भी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, और ज्योतिष का सही मूल्यांकन करने में आप सफल होंगे। अब इसके साथ में मंगल है, सप्तमेश केतु है, सप्तम भाव का स्वामी केतु है, और वहाँ का सप्तमेश मंगल वो भी पंचम है, यानी मंगल और शुक्र की युति आपकी पंचम भाव में है। तो ऐसे व्यक्ति की शिक्षा टुकड़ों में होती है, यानी जहाँ जन्म हुआ वहाँ को शिक्षा हुई, फिर कुछ व्यवधान हुआ वहाँ शिक्षा हुई। अब इसमें जब आप अध्ययन करते हैं तो जब शुक्र की का जो पीरियड आया, लग्नेश है, तो उसने शिक्षा के लिए अच्छा दिया। तो जिस समय ये बच्चा, ये जातक जो है 8th क्लास में रहा होगा, तो इसने निश्चित रूप से प्रथम श्रेणी में परीक्षा प्राप्त की होगी, और वो उसका जीवन का सर्वोत्तम रिजल्ट रहा होगा। इसके साथ साथ में मैत्री संबंधों का भी संबंध है।
मैत्री संबंधों का, चूंकि शुक्र और मंगल, राहु और केतु के स्वामी जब एक साथ मिलते हैं तो मैत्री संबंध भी बनेंगे। तो इसके मैत्री संबंध बहुत लंबे समय तक नहीं रहेंगे। मैत्री संबंध भी जो रहेंगे, जब आप एक जन्म स्थान छूट गया तो वहाँ के मित्र छूट गए, जब दूसरे स्कूल में पढ़े तो वहाँ के मित्र छूट गए, तीसरे स्कूल में पढ़े तो वहाँ के मित्र छूट गए। तो इस जातक के केवल गिने चुने ही जीवन में मित्र रहेंगे। परिचय तो बहुत होगा, लोकप्रियता बहुत मिलेगी, सारा सब कुछ बढ़ेगा, लेकिन मित्रों की संख्या नगण्य होगी, और जो भी मित्र होगा वो ठीक होगा। ये था पार्ट, यानी ज्योतिष सीखें जो कार्यक्रम हमने रखा है अब से, उसका पहला हिस्सा है। अब हम चलते हैं राशिफल पर। हर एपिसोड पर हम इसी कुंडली को एक लंबे समय तक विस्तार से लेंगे, क्योंकि इस जातक ने बहुत कुछ ज़िंदगी में देखा होगा, इस जातक ने बहुत प्रतिष्ठा अर्जित की होगी, और जितने तरह के दुख होंगे उस तरह के दुख भी देखे होंगे, बहुत चैलेंजेस देखे होंगे, बहुत झगड़े देखे होंगे। तो वो सारा सब विश्लेषण जब आप देखेंगे तो आप भी दूसरी कुंडलियों में एक एक कुंडलियों का एनालिसिस करेंगे, और आप जब वो समझ में आएगा कि कैसे क्या होता है, क्यों हुआ है। इसमें कोई सिद्धि नहीं है, इसमें आपको तटस्थ भाव से ज्योतिष की गणना करना है। लोगों को लगेगा कि बहुत ही ज्योतिष सटीक है, इतनी सटीक हो सकती, किस क्लास में फेल हुए, किस क्लास में पास हुए। ये सब कुछ आपकी कुंडली के विश्लेषण में है, उससे आपको सब कुछ मिलेगा। और मेरा यही प्रयास होगा जो कुछ भी मेरे पास है वो मुक्त कंठ से आपको दे सकूँ। इस सप्ताह 10 से 16 के मध्य का जो कालखंड है, उसमें जिसकी मेष राशि है, मेष राशि के लिए सूर्य, बुध और मंगल छठे स्थान पर होगा। चंद्रमा से खड़ाष्टक योग होगा, यानी आपको विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। कई बार मुझसे लोग प्रश्न करते हैं कि आप बहुत लंबे समय से 50-55 साल से राशिफल लिख रहे हैं, कैसे इतना सटीक होता है, कैसे लोग उसके लिए इतना, लोगों को लगता है कि नहीं दैनिक जागरण नहीं पढ़ेंगे, नई दुनिया नहीं पढ़ेंगे तो दिन ठीक नहीं है। बहुत सारे देश के अखबारों में, मैंने मैगजीनों में, समाचार पत्रों में राशिफल लिखा और बहुत लोकप्रिय रहा, आपने उसे स्वीकारा, आपको सटीक लगा। उसका मूल कारण है, जब चंद्रमा जितने अंश का होगा उतने तो प्रभाव देगा। अगर कम अंश का है तो बाल है, तो आप तेज़ी से दौड़ेंगे, चोट लगेगी। उसके बाद में जब आपका ये चंद्रमा 20 अंश तक पहुँचेगा या 25 अंश तक पहुँचेगा तो आप ताकतवर होंगे, तो समस्याएं भी ताकतवर होंगी, लाभ भी ताकतवर मिलेगा। और 25 से जब 29 साढ़े 29 अंश का चंद्रमा होगा, 2.5 दिन में लगातार परिवर्तित हो रहा, तो वो चंद्रमा कहीं न कहीं कमज़ोर होगा, तो आपको ठोकर लग करके गिर सकते हैं। तो जब इन सारी सब चीज़ों को राशिफल में लिखते समय ध्यान में रखना पड़ता है कि चंद्रमा कितनी अंश का है और कैसे क्या है, तो आपके लिए लाभदायी है। यही कारण है कि लोगों को इंतजार रहता है राशिफल का। 16-17 से पहले की जो स्थितियां हैं उसमें तो सूर्य का परिवर्तन है, लेकिन 10 से 16 के बीच में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं है। इसमें केवल चंद्रमा का ही परिवर्तन है। चंद्रमा की स्थितियां बदलेंगी। 10, 11, 12 व्यावसायिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से काफ़ी अच्छा होगा। 13, 14 को कुछ पारिवारिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है, रिश्तों में तनाव आ सकता है। कुछ भी ऐसा मत करिए जो कष्ट दे। और 15, 16 उत्साहवर्धक है, मनोरंजन के भी अवसर प्राप्त होंगे, प्रियजन भेंट होगी। जिसकी राशि वृषभ है, आपकी राशि पर पहले से ही राहु है, और राहु होने का मतलब ये कि आपकी एनर्जी खिंचे रही है, आपको अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता है, और अतिरिक्त ऊर्जा के लिए
आपको प्रयत्न करना होगा कि साधना करें, उत्तम भोजन करें, गरिष्ठ पदार्थों का सेवन न करें। थोड़े थोड़े 2-2 घंटे में आप खाएं, लगातार एक साथ ना भोजन करें। ये आपको विशेष रूप से इस सप्ताह ध्यान रखने की आवश्यकता है। 10, 11, 12 आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण तिथियां हैं। परिजन भेंट हो सकता है, कोई सुखद समाचार मिल जाए, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 14 को व्यवसायिक मामलों में भी सफलता मिलेगी। शासन सत्ता से भी सुखद समाचार मिल सकता है। और 15-16 तनावपूर्ण तिथियां हो सकती हैं। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। भाग दौड़ भी रहेगी। जिनकी राशि मिथुन है, शनि का लघु कल्याणकारी ढैया चल रहा है और वो भी अप्रैल तक दर्शाता है कि कुछ न कुछ व्यवधान देगा, कर्म क्षेत्र में व्यवधान देंगे। लेकिन लग्नशीलता और कर्मठता आपको सफलता देगी। इस सप्ताह भी उपासना आपके लिए लाभदायी हो सकती। धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। व्यवसायिक प्रयास फलीभूत होगा। 10, 11, 12 उपहार, सम्मान, यश कीर्ति में वृद्धि देने वाला है। 13, 14 को मन शांत रहेगा। अपनों से झगड़ा हो सकता है, विवाद हो सकता है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की भी आवश्यकता है। 15, 16 को जीविका के क्षेत्र में व्यस्त रहेंगे। मनोरंजन का अवसर प्राप्त होगा। साधना में भी वृद्धि होगी। उपहार या सम्मान में वृद्धि के योग है। जिसकी राशि कर्क है, जली राशि है, आपको इस सप्ताह ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, ठंडी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गले में तकलीफ हो सकती है, स्वास्थ्य की परेशानी हो सकती है। आप सुबह जब उठ कर के तैयार होते हैं तो भीगी हुई बादाम, 5-6 बादाम गुनगुने पानी के साथ लेते हैं चबा चबा करके, तो स्वास्थ्य के लिए अधिक अच्छा होगा। 10, 11, 12 को थोड़ा सा मन अशांत हो सकता है। भाग दौड़ रहेगी, व्यस्तता बढ़ेगी। 13, 14 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। परिजन भेंट होगी। संबंधों में निकटता आएगी। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। और 15, 16 मनोरंजन के अवसर प्राप्त होंगे। परिजन भेंट होगी। मित्रों का सहयोग मिलेगा। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। सुखद दिवस रहेंगे। जिनकी सिंह राशि है, सूर्य आखिरी अंशों पर होगा, इसलिए स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। मन को कमजोर न करें। सूर्य जब कमजोर होगा तो मन भी कमजोर होगा। यूँ तो मन का कारक ग्रह चंद्रमा है, लेकिन फिर भी इस सप्ताह अशांत मत रहिए। बहुत जल्दी ही सप्ताह जैसे ये व्यतीत होगा, सूर्य का परिवर्तन होगा 17 तारीख को, और सूर्य आपके लिए सुखद चीज़ें लेकर के आएगा। 10, 11, 12 व्यवसायिक दृष्टि से उत्तम होंगी। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। 13, 14 को व्यवसायिक सफलता मिलेगी। धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। 15, 16 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, लेकिन मन शांत रहेगा। मन की दुर्बलता रहेगी, एक भय रहेगी। सावधानी रखने की आवश्यकता है। संभव हो जिस कक्ष में रहते हैं नमक का पोछा लगवाएं, या सम लगा सकते हैं तो लगाएं। उससे नेगेटिव जो ऋणात्मक ऊर्जा है वो प्रभावहीन होगी। जिनकी राशि कन्या है, व्यवसायिक दृष्टि से उत्तम होगा। चली आ रही समस्या का समाधान होगा। धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मन खिन्न हो सकता है। खास तौर से 10, 11, 12 ये तनावपूर्ण तिथियां हो सकती हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। आर्थिक मामलों में जोखिम न उठाए। 13, 14 को व्यवस्था को अपने हाथ में लेना होगा। अधीनस्थ कर्मचारी या व्यक्ति विशेष के कारणों से तनाव मिल सकता है। 15, 16 को धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मनोरंजन के अवसर प्राप्त होंगे। रिश्तों में मजबूती होगी। जिनकी राशि तुला है, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये महीने का
जो सप्ताह है मध्य का, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आर्थिक, आध्यात्मिक, व्यावसायिक सभी तरह से आपको सुखद रास्ता मिलेंगे। कुछ परिवर्तन चाहते हैं, नौकरी में परिवर्तन चाहते हो, उस दशा में सफलता मिलेगी। व्यावसायिक प्रयास सफल होगा, जीविका के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। 10, 11, 12 काफ़ी महत्वपूर्ण तिथियां हैं। 13, 14 को मन अशांत हो सकता है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 15, 16 को प्रियजन भेंट होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन सुख में होगा। वृश्चिक, शुक्र और केतु की युति है, मन को भटकाव देगी। शुक्र के साथ केतु का रिश्ता अच्छा नहीं है, मन में दूषित विचार उत्पन्न होंगे, इन्हें पर आपको नियंत्रण करना होगा। वासना प्रधान युति है, इस पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। क्रोध पर भी नियंत्रण रखें तो बेहतर ही होगा। 10, 11, 12 को विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। कोई ऐसी घटना ना हो जिससे आपकी प्रतिष्ठा प्रभावित हो सकते हैं। 13, 14 को आर्थिक मामलों में सुधार होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, मन की दुर्बलता पर नियंत्रण होगा, व्यावसायिक प्रयास फलीभूत होगी। 15, 16 जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, शासन सत्ता का सहयोग रहेगा, व्यावसायिक लाभ मिल सकता है। जिनकी राशि धनु है, शनि का आखिरी ढैया चल रहा है, यानी जो 7.5 कहलाती है उसका अंतिम हिस्सा चल रहा है, तो आपके लिए कुछ बेहतर होंगे। नई नौकरी के लिए, नए व्यवसाय के लिए, नए मकान के लिए, नए वाहन के लिए कुछ नया करने की जो योजना है उसको साकार रूप दे सकते हैं। 10, 11, 12 को लिया गया संकल्प भविष्य में सिद्ध हो सकता है, व्यवसायिक लाभ मिल सकता, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। 12, 13 तनावपूर्ण तिथियाँ, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 15, 16 को भी स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, मन शांत हो सकता है। अपनों से ही झगड़ा, लोगों पर अधिक विश्वास न करें, स्वयं पर अधिक विश्वास करें। मकर राशि, दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप न करें और न ही अपने मामलों में हस्तक्षेप स्वीकार करें। हर समय केवल अपने हित की बात सोचना, अपने ही लिए लाभ और हानि की गणित में उलझना अच्छा नहीं होगा। अधिक अच्छा होगा आप सकारात्मक चिंतन करें। सकारात्मक चिंतन आपके लिए विशेष लाभदायी होगा इस सप्ताह। 10, 11, 12 महत्वपूर्ण तिथियां हैं और उसका लाभ आपको देखने को मिल सकता है। 12, 13 को मन खिन्न होगा, संतान या जीवन साथी से मतभेद हो सकते हैं, व्यवसायिक तनाव मिल सकता है। 15, 16 को यात्रा, देशाटन की स्थितियाँ सुखद होंगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। जिनकी राशि कुंभ है, आपकी राशि पर शनि का पहला ढैया चल रहा है, 7.5 वर्ष के लिए है। आपको स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने होगा, लोगों पर अधिक विश्वास न करें। आपकी जो ढील है उस संस्थान के लिए भी नुकसान देती है, सबके लिए नुकसान देती है और दूसरों को कमज़ोर करती है। आप नारियल की तरह से कठोर रहिए, ऊपर से बहुत कठोर, अंदर से मुलायम रहिए, दूसरों को हितों की रक्षा करिए, लेकिन अनुशासन पर किसी तरह का समझौता मत करिए। ये आपके लिए हितकर होगा, दूसरों के लिए भी हितकर होगा, परिवार के लिए भी हितकर होगा। 10, 11, 12 यही निर्णय की तिथियां हैं, इस पर निर्णय लेने की आवश्यकता है। 12, 13 को पारिवारिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, शासन सत्ता का सहयोग रहेगा। और 15, 16 सुखद, उत्साहवर्धक कुछ नए करने की योजना फलीभूत होगी। जिनकी राशि मीन है, पारिवारिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। गुरु और शनि की युति एक साथ होने के कारण से कर्म क्षेत्र में कुछ बाधाएं जरूर रहेंगे, लेकिन मन की एकाग्रता आपके लिए आवश्यक है, वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। धार्मिक प्रवृत्ति में भी वृद्धि होगी, फिर भी किसी महिला विशेष के कारण से तनाव मिल सकता है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, उत्साह में वृद्धि होगी, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 10, 11, 12 कुछ ऐसी तिथियाँ जिसमें प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लेकिन
13-14 कुछ तनावपूर्ण तिथियाँ हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। मन दुर्बल हो सकता है, मन पर नियंत्रण करें, एकांत में कम से कम रहें, लोगों के साथ में, परिवार के साथ में, संस्थान के साथ में अधिक से अधिक समय व्यतीत करें। 15-16 को सांस्कृतिक या धार्मिक कार्यों में रुचि लेंगे, व्यवसाय प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मन प्रसन्न होगा। यह था आपका सप्ताह। और जो हमने नया अध्याय नवरात्रि से शुरू किया है वो कैसा लगेगा, इस पर भी आप हमको कमेंट कर सकते हैं। और भविष्य में जब आपको काफ़ी जानकारियाँ होंगी तो आप सवाल भी पूछेंगे कि किस प्रकार से ये ऐसा है, अधिक अच्छा होगा। नमस्कार।